लखनऊ की तारीख इतनी वसी है कि उसको ना एक नशिस्त में बयां किया जा सकता है, ना ही किसी एक मजमून या किताब में लिखा जा सकता है, बल्कि मुख्तलिफ शख्सियात से उनकी जिंदगी का निचोड़ हासिल करके अवामो खवास तक पहुँचाने की अपनी सी कोशिश की जा सकती है। नजमी लखनवी साहब से गुफ्तगू इसी कोशिश का हिस्सा है। नजमी साहब की आंखों से हम उस लखनऊ को भी देख सकते हैं जो कि किताबों में भी पूरी तरह महफूज नहीं। उम्मीद है हमारी ये कोशिश भी पसंद आएगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लर्न ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। बिलखुसूस हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम नजमी लखनवी साहब। नजमी साहब ने लखनऊ का माजी देखा है, हाल उनके सामने है, मुस्तकबिल संवारने की फिक्र है। उन्होंने यहाँ के असातिज़ा को भी देखा है, यहाँ के नौजवान शोरा को भी देखा है, और वो नई पौध जो आज आदाब से तकरीबन नाबलद है, हर्फ नाशनास है, लेकिन वो ख़ुद को बावंगस का समझती है। ये सारी खूबियाँ आलमिया उनके सामने हैं। नजमी साहब, मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ अपने चैनल के नाज़रीन और सामीन के लिए कि आपने जो लखनऊ देखा है, इसमें सफ़ी साहब थे, कदीर थे, सिराज थे, आरजू थे, जो लखनऊ के नुमाइंदगान थे, और एक पूरी कहकशां बिखरी हुई है। जी हाँ। उस सिलसिले में कुछ अपनी यादें बताइए, कैसा लखनऊ था? अरे साहब, वो लखनऊ था, वाकई वो यादगारी लखनऊ था। और लखनऊ के गली कूचे नगमात शेर व सुखन से गूंजते रहते थे। क्या कहने हैं? वो अंजुमनें थीं, मेयारी अंजुमनें थीं। मुझे बज़्म शम्स के वो मुशायरे भी याद हैं जो डॉक्टर शुभप्रताप कुशल साहब के यहाँ होते थे। जाड़े का ज़माना साहब, 2 बजे रात तक महफिल जमी, सामईन भी बैठे हैं, शोरा भी बैठे हैं, कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं होता था। वो मुशायरे थे बज़्म शम्स। ये भटनागर साहब वही जो मकबूल अली मंजिल के करीब बैठते थे? जी हाँ, वजीरगंज में उनका मतलब था। जी जी। और 2 बार वो वजीरगंज वार्ड से कारपोरेटर भी रहे। और 16 साल इब्रत साहब इनके उस्ताद थे। जी हाँ, उनके उस्ताद तो शम्स साहब थे पहले, उनके इंतकाल के बाद वो इब्रत साहब उनके उस्ताद थे। और शम्स साहब के इंतकाल के बाद जितने भी उनके शागिर्द थे, अलावा असलम लखनवी या शफक शहानी के, सब इब्रत साहब ही सिलसिला लेते थे। असलम साहब भी उन्हीं के शागिर्द थे, शफक साहब भी उन्हीं के शागिर्द थे, एक अमीन साहब थे, ये सब हजरात उन्हीं के शागिर्द थे। बज़्म शम्स में भी एक वाकई में शायरों की एक कहकशां थी, जिसमें जमील साहब थे, हकीम जमील साहब थे। जी हाँ जी हाँ, क्या कहना है। क्या क्या लोग उस जमाने में सब शोरा आते थे साहब। वाकई एक शायर उसमें आते थे जी, अजीब उनकी हालत होती थी। कहीं हाथ टेढ़ा हुआ जा रहा है, कहीं पैर टेढ़ा हुआ जा रहा है। कौन साहब थे? साहब आब्दी। साहब आब्दी, जी हाँ। और मुंह से राल बह रही है। ये साहब आब्दी वही थे जिनको बाद में साहब सालकी कहा गया। साली उनके फालिज हो गया था आखिरी में। फालिज भी उनको हो गया था। और ये कच्चे हाथे में रहते थे। मैं मिला हूं उनसे, बहुत अच्छे शायर थे वो। एक शेर उनका याद है, बस शम्स में उन्होंने पढ़ा था, अता फरमाए। तरह उनका मुशायरा था। जी जी। इसमें एक शेर उनका मुझे याद हो गया, मुझे अच्छा लगा वो कि कातिल भी है मकतूल भी, कातिल भी है मकतूल भी, कातिल भी है मकतूल भी, और हश्र का दिन भी। कातिल भी है मकतूल भी और हश्र का दिन भी, क्यों फैसला खून तमन्ना नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है। तो ये सिर्फ यादगारी मुशायरे हो गए। उसी में वाली आसी के बड़े भाई भी आते थे, बाकी साहब, ज़हीर आसी साहब, ज़हीर और उनसे बड़े भाई बाकी साहब भी आते थे। जी हाँ। बाकी साहब की शायरी सामने नहीं आ पाई, कुछ छपा नहीं। हाँ, उनका मामला कुछ नहीं हुआ। वाली आसी ही मौलाना के साहबजादों में वाली आसी ही नुमाया रहे। जी जी। और उन्होंने ही अपने शागिर्दों को भी बहुत आगे बढ़ा दिया। और ये ज़हीर आसी, इनका भी कुछ नहीं छपा? इनका भी कुछ नहीं छपा। वो भी बज़्म सूफी में आते थे, लेकिन उनका भी कुछ। अब्दुल बारी आसी के शागिर्दों में तो बहुत नुमाया फिरोज निज़ामी साहब भी थे। फिरोज निज़ामी थे, उमर अंसारी साहब थे। जी जी। और वो कदीर साहब थे। अच्छा अच्छा। जी हाँ, ये सब उन्हीं के मौलाना के शागिर्द थे। जी जी। आपको जिन असातिज़ा की क़ुर्बत नसीब हुई वो कौन लोग थे? मुझे जिन लोगों की क़ुर्बत नसीब हुई वो उस वक्त के जितने भी असातिज़ा थे, तकरीबन उन सब से ताल्लुक़। साइम साहब रहे होंगे उस ज़माने में। साइम साहब थे, वो भी बज़्म शम्स में आते थे। असलम साहब नाराज थे बज़्म शम्स से, इसलिए कि मैं सीनियर हूँ शम्स साहब का शागिर्द। असलम लखनवी साहब, जिनकी किताब बाक़ियात असलम अहमद इब्राहिम अलवी साहब ने छापी। जी हाँ। तो वो असल में शम्स साहब के इंतकाल के बाद उनके शागिर्दों ने इब्रत साहब को जानाशीन शम्स बना दिया। जी जी। ये बात उनको असलम साहब सीनियर शोरा को खली,
सीनियर शुरा को खलील खास कर खास तौर से असलम साहब को और शफक शहानी को। चुनांचे उसका एक जिंदा सबूत ये है कि उसमें गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में, जिसमें शम्स साहब की साहबजादी भी ऊपर बैठी थी, मौजूद थी, एक ऑल इंडिया मुशायरा योम शम्स के नाम से हुआ था। जी जी। उस वक्त अख्तर अली खान मिनिस्टर थे यूपी में, वो भी आए थे। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो हंगामा आराई हुई जी, उसके पीछे ये असलम साहब और शफक साहब की, उसमें ये सलीम उमर और ये शफक शाह चिश्ती भी उनके शम्स साहब के शम्स साहब के शागिर्द थे, और वो कहते थे कि मैं बहराइच तक गया हूँ सिलसिला लेने। जी जी। यानी ये मेरा ताल्लुक था उनसे। लेकिन नो डाउट काम तो किया इबरत साहब ने, काम इबरत साहब ने किया। ये लोग सब बातें बनाते थे, काम इबरत साहब ने किया। और इबरत साहब सन 1950 से सन 2002 तक बज़्म शम्स के जनरल सेक्रेटरी रहे। बहुत उम्दा। और अगर इबरत साहब जो सलाहियतें उनके अंदर थी, हाँ, अगर वो बहुत तालीम याफ्ता और जो ये कागजी इल्म होता है ये उनके पास होता, तो अहलियतें बहुत आगे थे। अरे क्या कहना साहब। लखनऊ में गजल के साथ जो मदह साहबा की शायरी है, हाँ। एक जमाने तक सबसे ज्यादा अंजुमने उन्हीं के कलाम जी पढ़ती हाँ, थी। जी। सही बात है नहीं? अरे साहब, एक शायर, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनको तकलीफ होगी, जो ऑल इंडिया शायर हुए, और ऑल इंडिया क्या मतलब, वो अल्बर्ट शायर हुए। नाम भी लिया जाए तो क्या बुरा है? नहीं, जी तो वो इबरत साहब के पास आए। इबरत साहब ने खुद ये वाकया मुझसे बयान किया। जी जी जी। वो उनके पास आए कुछ नातिया कलाम के लिए। कहलवाने के लिए। हाँ, जी जी। उनसे कहने लगे अब मैं कब तशरीफ लाऊं। तो इबरत साहब ने कहा कि अब आप 2-4 दिन के बाद हाजिर होइएगा। जी जी। ये वाकया खुद उन्होंने मुझे, तो वो मुआवजा दे के उनसे लोग कहलवाते थे और अपने नाम से पकड़ते अच्छा, थे। अजीब सिफत के शायर थे कि कव्वाली हो रही है, इधर कव्वाल अपना कलाम पढ़ रहा है और अपने कव्वाल को कलाम कह के दे दिया। दे दिया, जी ये हाँ। सिफत थी उनके अंदर। जी जी, बिल्कुल। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इबरत साहब की कैची कपड़े पे चलती थी हाँ, और अशार नौ के ज़बान पे रहते थे। हाँ, अगर उनका कोई शागिर्द, सूफी कलीमुल्लाह खुद बताते हैं मुझे कि मैं कभी कभी एक ही बहर को न समझ के कई मिसरे कई बहरों में कह के ले गया, यानी मुतअद्दिद शेर कह लिए। तो उन्होंने कहा इबरत साहब ने कि लिखो, ये तो सूफी साहब आप तो कई बहरों में ले आए। तो मालूम है 3 बहरों में कहा, 3 बहरों में 3 गजलें करा दी। अलग अलग इस तरह के लोग थे। और जब कोई शागिर्द आया, तो जैसे फैजान भी उनके शागिर्द हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, मिसाल दे रहा हूँ मतलब। तो उन्होंने भाई नजमी साहब इसको छुपा लिया, और रिजवान आ रहे हैं, और रिजवान के अगर लिख रहे हैं बैठे हुए, तो उनका देखो डॉक्टर मेराज आ रहे हैं, वो कहीं उस्ताद कितना माल दे दिया, बंद कीजिए। ये भी था। और बताइए अपनी याददाश्त, आपके उस्ताद कौन थे बाकायदा? मेरे उस्ताद पहले, असल में इबरत साहब से मुलाकात इस तरह हुई जी। कि मेरे पेट में एक फोड़ा हो गया था। अच्छा, शायरी का फोड़ा? नहीं, शायरी का नहीं, वो शायरी में तो फोड़ा है। हाँ, शायरी तो फोड़ा है, लेकिन वो पेट के अंदर हो गया था। ये वो फोड़ा है शायरी जिसके बारे में मुनव्वर राना ने एक शायर से कहा, काफी कामयाब शायर हैं, अच्छी शायरी करते हैं। उन्होंने कहा भाई 30-32 साल आपने इस फोड़े को अपने पेट में कैसे सलामत रखा? ये तो बिल्कुल फोड़े में तकलीफ होती है और आपने किसी को सुनाई नहीं से। जी। तो वो मेरे नाना वालों, मेरी परवरिश ननिहाल ही में हुई। नानिहाल कहाँ था आपका? यहीं बागमूली साहब। अच्छा, बागमूली बनवास जी। और दानिहाल? दरियाल शीश महल में था। अच्छा, अरे वाह, दोनों जगह बहुत अहम है। हाँ साहब, वालिद साहब पाकिस्तान चले गए। शीश महल उस जमाने का बहुत भरा पूरा था। साहब उस जमाने का शीश महल था। नवाबीन में कौन कौन थे उस जमाने में? और शायद उस जमाने अभी भी वो हैं, शायद अब हैं नहीं है, वो हशम साहब जी, नवाब हैदर अली खान हशम। क्या क्या हीरे थे साहब उनके पास। हाँ, ये बताइए, नाम ही आपने बताया तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। और जो मौजूदा नवाबीन, ये सरवर नवाब, अनवर नवाब, अब ये मौजूदा नवाब जो हैं, वो क्या नाम उनका, एक हैं एक नहीं रहे? नहीं, वो हैं, अभी हयात हैं। नाम भूल रहा हूँ उनका। वो जिनको अखिलेश सरवर नवाब और अनवर नवाब, 2 नवाब हुए ना यहाँ शायरों में? नवाब हुए हैं, और एक वो नवाब हैं वो जिनको अखिलेश ने अपने ज़माने में वो दिया था, वो अवार्ड दिया था, वो जो उन्होंने शुरू किया था। ये जो नवाब सामने हम लोग रहते हैं, हाँ, ये नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला, नहीं, नवाब मीर जाफर, ये नवाब जरूर है लेकिन ये लोग शायर नहीं है। हाँ, शायर नहीं है वो, नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला। हालांकि हुजूर नवाब साहब कहते थे कि वो इस खानदान से नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन है बहरहाल कम से कम वो नुमाइंदा अपने आप को उस तरह पेश तो कर रहे हैं, वो है, और पेश करने वाला भी तो हो। हाँ, बाखलाक आदमी है। मैं 2 बार उनसे मिल चुका हूँ, वो बहुत वो अपनी गुफ्तगू सजे हुए हैं। नवाबीन ने अगर छोड़ दिया तो कोई नबूवत तो है ही नहीं कि इन्हीं के पास रहेगी। नवाबी घूमती साहब जो ड्राइंग रूम है, ऐसी ऐसी चीजें उसमें लगी। एक पानदान मैंने देखा कि वो
اگر اس پر رکھ دیا جائے تو یہ بھر جائے گا. جی جی. آپ کے استاد کی بات چل رہی تھی. میرے استاد شروع میں وہ میں نے جیسا کہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ٹی این ورما تھے کچہری روڈ پر. اچھا اچھا. ان کے کمپاؤنڈر تھے. ٹی این ورما کا بنگلہ پڑا ہوا تو ہے ویران میں. ہاں وہ اس روڈ پر وہ کوٹھی ان کی اسی حالت میں ہے آج بھی، جبکہ وہ اس روڈ پر ساری عمارتیں بدل گئیں. وہ بی این ورما ہے کہ ٹی این ورما؟ وہ بی این ورما ان کے باپ تھے. باپ تھے جی. ان کے نام سے روڈ بھی ہے بی این ورما جی روڈ. جی. وہ ٹی این ورما تھے. یہ بولتی ان کے جو کمپاؤنڈر تھے عبد المجید صاحب، وہ انور تخلص کرتے تھے. اچھا اچھا. وہ عبرت صاحب کے شاگرد تھے. ارے واہ. تو وہاں چونکہ علاج کے غرض سے جانا آنا ہوا تو ان کے ذریعے عبرت صاحب سے ملاقات ہوئی. جی. تو میری شاعری کے پہلے استاد گویا عبرت صاحب ہوئے. اچھا اس سے پہلے تقریباً سن 1962 میں زائر حرم حضرت حمید صدیقی مرحوم، ایک نعت میں نے بہت چھوٹی سی کچھ شعر کہے تھے. جی. اس وقت بالکل ابتدائی زمانہ تھا. تو ایک صاحب مجھے لے کے ان کے پاس پہنچے، حمید صاحب کے پاس. وہ مدرسے میں بیٹھے تھے پلنگ پر. حمید صاحب تو یہیں بیٹھتے تھے نا، یہ ہینا بلڈنگ میں؟ فرقانیہ مدرسے میں وہ پلنگ پر بیٹھے. جی ہاں وہیں رہتے تھے. کمرہ انہوں نے دے دیا تھا ہینا بلڈنگ والوں نے، تو اسی میں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ان کو کچھ شاعری کا شوق ہے اور ان کو آپ دیکھ لیا کیجئے. دیکھیے نعت کہی انہوں نے تو وہ میں نے لکھا. تو خیر میں نے ان کو پیش کی تو انہوں نے کچھ الفاظ اس میں سے تبدیل کیے. جی. اس کے بعد ایک آدھ بار میں گیا تو کہنے لگے میں مصروف رہتا ہوں، آپ افقر موہانی صاحب سے رجوع کر لیجئے. افقر صاحب اس زمانے میں لکھنؤ میں رہتے تھے. افقر صاحب زمانے میں لکھنؤ میں رہتے تھے، مسجد قبر کے قریب. مسجد قبر کے قریب. چنانچہ اس درمیان عبرت صاحب سے ملاقات ہو گئی تو عبرت صاحب سے شرف تلمذ حاصل ہوا. جی. اور میں ان کی کیا تعریف کروں، وہ انتہائی شریف اور انتہائی نیک آدمی تھے. بے شک کسی نے برائی اپنے نہیں کیا. مکان کے دروازے پر ایک مشین رکھے ہوئے تھے سلائی کی، سلائی کا کام کرتے جی تھے جی. خیاط تھے وہ. جی ہاں. تو یہ ان کی خوبی تھی اور بڑی خوبیوں کے آدمی تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں میں رکھا کوئی اتنا زودگو بھی نہیں ہوا. کوئی نہیں ہوا. لوگوں نے دعوے تو بہت کیے لیکن وہ اہلیت نہیں پیدا کر پائے. وہ فطری صلاحیت تھی ان کے. وہ جو ان میں فطری صلاحیت تھی، کجری، رخصتی، سحریں، مدح صحابہ، غزلیں، نظمیں. سلام. جی ہاں. کیا کیا شعر کہیں کہ دفتن سانس رکی روح نے تن چھوڑ دیا. دفتن سانس رکی روح نے تن چھوڑ دیا، ایک مسافر نے سرے راہ وطن چھوڑ دیا. یہ شاعری تھی. جی ہاں. دفتن دل کی خلش بڑھ گئی انکار کے بعد، اب تیرے در سے اٹھوں گا تیرے دیدار کے بعد. اس طرح کی انہوں نے شاعری ایک شعر کہا انہوں نے. اور ہر شعر ان کا چمکدار ہے کہ اس دھوپ میں محنت کش عبرت نظر آتے ہیں، اس دھوپ میں محنت کش عبرت نظر آتے ہیں، جس دھوپ کی شدت میں ہوتے ہیں ہرن کالے. یہ تجربے کا شعر ہے. یہ پڑھا لکھا آدمی بھی آسانی سے نہیں کہہ پائے گا. عبرت صاحب نے یہ بھی کہا کہ خودکشی جرم بھی ہے، صبر کی توہین بھی ہے. خودکشی جرم بھی ہے، صبر کی توہین بھی ہے، اس لیے عشق میں مر کے جیا جاتا ہے. یہ بتائیے نجمی صاحب، آپ نے تو خیر وہ شاندار دور دیکھا ہے، عبرت صاحب کو دیکھا ہے، اور عبرت صاحب نے اپنے اساتذہ کی طرح انہی کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے کلام کہا بھی خوب، بانٹا بھی خوب. یہ کبھی نہیں کہا کہ میں کس کو کیا دیتا ہوں، لیکن مقصد یہ تھا کہ جو آج مبتدی ہے کل وہ شاعر بن سکتا ہے. اس امید پہ انہوں نے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھا اور شاگرد خوب ان کے پاس آیا، خوب استفادہ کیا. ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ مختلف اصناف سے قدرت تھی انہیں. جی ہاں. اور کچھ لوگوں کو مزاح کی بھی شاعری انہوں نے سکھائی. ہاں مزاح کی شاعری. کون شاگرد تھے ان کی مزاح وغیرہ؟ ان کے ایک شاگرد کو تو میں جانتا ہوں، تنکا بالوس خانوی، تنکا تخلص کرتے تھے. جی جی. اور بالوس خانوی لکھتے تھے، اپنے بالوس خانے میں رہتے تھے. نواب صاحب کے کار کے ڈرائیور تھے. اچھا اچھا. ان کو وہ دیتے تھے. اچھا اچھا. جی ہاں. اس طرح سے. ارے وہ امین آباد میں نجم رضولوی صاحب رہتے تھے. استاد شاعر تھے وہ بھی. استاد شاعر تھے. خاندانی انہوں نے شاعر کہا کہ بھائی میں اپنی زندگی کا ایک آخری مشاعرہ کرنا چاہتا ہوں جی. اور طرح کا کرنا چاہتا ہوں. جی. چنانچہ انہوں نے طرح دی کہ وہ میری روح میری غم گسار اب آ گئی ہوگی. اس میں فضل نقوی بھی تھے، عبرت صاحب بھی تھے، میرا ساحل بھی تھے، میں بھی تھا، اور بھی شعراء کرام. لیکن عبرت صاحب نے جو شعر اس میں پڑھے اس طرح میں، وہ دو شعر مجھے یاد ہیں ان کے. اجازت تو سنا. جی. ارے بالکل عطا تو نعمت ہے نئی نسل کے لیے، بلکہ جو آج لوگ زندہ ہیں وہ سنیں. مجھے آئینہ دکھلاؤ میرا غم پوچھنے والوں، مجھے آئینہ دکھلاؤ میرا غم پوچھنے والوں، میرے چہرے پہ رونق بے شمار اب آ گئی ہوگی. واہ.
वाह 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 जी। और दूसरा शेर था कि जुनू जागा बियाबा में ये वीरानी पुकार उठी। वाह, ये जबान है सब उस जमाने की वाकई। जुनू जागा बियाबा में ये वीरानी पुकार उठी, यहाँ क्या है तेरे घर पे बहार अब आ गई हो। बहुत उम्दा, बहुत खूब, क्या तो कहना। इस अंदाज की उनकी शायरी थी, वाह भाई। हासिले मुशायरा गजल उनकी रही। अल्लाह ताला उस सलामत मुशायरे- रखे आपको, इस तरह की शायरी आपको याद है। मोहब्बत है आपकी नवाजी। शम्स साहब का भी कोई शेर सुनाइए अगर जहन में हो, या जिस जो भी असातिज़ा, कोई मजबूरी नहीं है, आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ। शम्स साहब का शेर तो मुझे कोई याद नहीं है। एक शेर में शफक शम्स साहब साहब ने तो का, बहुत कहा होगा उस्ताद शायद। हाँ बहुत कहा भाई। किताब वही एक आई अरे बस। क्या कहना है, किताब क्या। आपने एक वाकया सुनाया उनका जी कि बज़्म शम्स का 14 तारीख को मुशायरा था। जी इत्तेफाक से उस दिन कोई सियासी मीटिंग थी, जी जी तो उसमें बहुत से शायर उसमें चले गए। जी तो बहुत फिक्र थी कि मुशायरा हो कैसे, और तरह का मुशायरा। तो शम्स साहब ने कहा कि देखो एक होटल है चाय का यहाँ वजीरगंज में, वहाँ चले जाओ, वहाँ कुछ लोग बैठे होंगे, जी। उन सबको बुला लो। चुनांचे वहीं शौकत साहब के मतब में वो सब लोग बुलाए गए। उसके बाद साहब उसी तरह में उन्होंने, शम्स साहब ने सबको एक एक गजल कह के दे दी। अरे कहने लगे चलिए अभी मुशायरा होता है। ये तो जूदगोई थी, शम्स साहब मतलब का ये आलम था, ये जूद गोई थी, वही जूदगोई बाद में बस आपको अल्लाह वही ने जूद गोई। अल्लाह ताला सच्चे ने, जानशीन वही थे, अगर देखा सच्चे जाए। जानशीन वही थे। ये छोटी शहजादी की ड्योढ़ी में शम्स साहब रहते थे, तो इब्राहिम साहब बताते थे कि मैं जब गज़ल उनके पास लेके गया तो उन्होंने एक तरह दी मुझे, और वो गज़ल देखी, कहने लगी बिल्कुल ठीक है, और एक तरह दी कि इस पर कहो अभी। नहीं बैठे बैठे गज़ल, कहने जाओ तुम उस्ताद, वाह। जाओ तुम ये उस्ताद। छोटी शहजादी की ड्योढ़ी कहाँ थी? छोटी शहजादी की ड्योढ़ी वो तो बिक गई, फारूक साहब ने खरीद ली नहीं थी कहाँ, किस इलाके में? यही मंडी में, ये खुफा माप का जो इमाम अच्छा, बाड़ा खुफा है, माप का इमाम बाड़ा, जो जी। फिरंगी महल से जो रास्ता उधर से आया है वही, जी जी वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता अच्छा, है। अच्छा। बहुत बड़ी वो होती, अंदर वो उसमें क्या क्या था, बहरहाल वो जी जी वो उस जमाने में फारूक साहब ने 16,000 की वो जगह ले ली जी। थी। अब वो तो करोड़ों में है। तो आपने अपने दोनों असातिज़ा के नाम बताए, पहले जी। उस्ताद वही डॉक्टर साहब जो थे। नहीं, मेरे पहले उस्ताद जो थे जी। वो इब्राहिम साहब ही थे, वो डॉक्टर साहब के जरिए मिले थे। अच्छा, मिले थे इब्राहिम उस्ताद साहब- आपके इब्राहिम सिद्दीकी वो साहब। डॉक्टर साहब शायर नहीं थे, जी जी। टी.एन. वर्मा साहब शायर नहीं थे। हालांकि उनकी कोठी में उन्होंने कहा भी- कंपाउंडर कोई थे उनके यहाँ। उनके कंपाउंडर थे हम अजीत साहब, वो इब्राहिम साहब के शागिर्द थे। अच्छा, वो भी उनके शागिर्द। अच्छा, अनवर इब्राहिम साहब। साहब के भाई भी तो शायद थे। हाँ, इब्राहिम साहब के 2 भाई थे, बड़े भाई अमजद साहब थे और एक छोटे भाई थे, वो मिज़ाह में कहते थे। दोनों कुछ नहीं उनका चला नाम तो कुछ नहीं छपा, दोनों गुमनामी में रह गए। अच्छा इब्राहिम साहब तो कुछ मशहूर हुए, जी। लेकिन वो दोनों गोशा गुमनामी में बेचारे चले गए। अच्छा, आपने देखा कि इनके दिल में क्या क्या था, क्या क्या राज है, जरूर है, क्या क्या लखनऊ का माजी है जो छुपा हुआ था। फिर कभी इनसे हम आपको मुतारफ कराएंगे। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।